अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकील अहमद। आज हम सीखेंगे कि हम लोग कंपोज़र को अपने पीएचपी प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपोज़र बेसिकली एक डिपेंडेंसी लाइब्रेरी होती है जिसकी मदद से आप पीएचपी की मुख्तलिफ़ लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में ला सकते हैं। अगर आप कुछ साल पहले चले जाएँ तो मेरे जैसे डेवलपर्स जो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम ये होता था कि अगर मैं कोई लाइब्रेरी, कोई क्लास फ़ाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करता था, तो उसका नुकसान ये होता था कि मेरे प्रोजेक्ट का जो साइज़ है, वो बहुत बड़ा हो जाता था। इसी तरह मैंने अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना होता था या किसी के साथ शेयर करना होता था, तो वो उसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा हो जाता था। यानी अगर मैंने एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है अपने प्रोजेक्ट में जिसका साइज़ आप कह लें कि 100 एमबी है या उसकी चंद हज़ार फाइल्स उसके साथ हैं, ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात, गो के बहुत कम होता है। तो वो प्रोजेक्ट किसी को देना और वो उसका साइज़ बहुत बड़ा, लाइब्रेरी डिपेंडेंसी मैनेजर के साथ यानी कंपोज़र के साथ ये फ़ायदा हुआ है कि आपने लाइब्रेरी उसमें अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड नहीं करनी, आपने उसके बग़ैर अपना प्रोजेक्ट शेयर करना है किसी के साथ। जब वो नई जगह पे उसको डिप्लॉय करेगा तो वो फिर वहाँ पे कंपोज़र को रन करेगा और कंपोज़र रन जो है वो क्या करेगा कि आपकी जो रिक्वायर्ड जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। अभी जितने भी शेयर्ड होस्टिंग सर्वर्स आ रहे हैं, सब में तकरीबन सब में कंपोज़र जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड होता है, इंस्टॉल्ड होता है। कंपोज़र इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे डाउनलोड कंपोज़र। कंपोज़र हर किसी के एनवायरनमेंट के लिए अवेलेबल है, आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, आईओएस है, तमाम या लिनक्स है। डाउनलोड कंपोज़र करेंगे, यहाँ पे आप देख सकेंगे ये विंडोज़ इंस्टॉलर है मेरे सामने आया और इसकी लाइब्रेरीज़ हैं, ये कंपोज़र सेटअप है, ये मैं इंस्टॉल कर लूँगा अपने कंप्यूटर पे। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा कि कंपोज़र इंस्टॉल होने के बाद जब आप इसको, चूँकि ये एक कमांड लाइन लाइब्रेरी है, आप यानी कमांड्स इस्तेमाल करके सीएमडी के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, तो मैं इस वक़्त किसी भी फ़ोल्डर में हूँ, तो मेरा ये कंपोज़र काम कर रहा है। इन बैड कमांड या ऐसी कमांड नहीं आई कि वो कहे कि कंपोज़र नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये कंपोज़र काम कर रहा है। होता क्या है, जब आप कंपोज़र इंस्टॉल करेंगे तो ये कंपोज़र सिर्फ़ जहाँ जिस फ़ोल्डर में आपने इंस्टॉल किया है वहाँ पे काम करेगा, बाकी किसी और फ़ोल्डर में इसको आप कमांड को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको अपने कंपोज़र को एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर, उसके अंदर पाथ डालना होगा। विंडो के अंदर आप सर्च करें एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर योर अकाउंट, यहाँ पे आपको एक नज़र आएगा पाथ। पाथ में जाके आपने कंपोज़र को जहाँ भी इंस्टॉल किया है, न्यू में जाके वो फ़ोल्डर या उसका पाथ यहाँ पे रख दें और ओके कर दें, आपका कंपोज़र का पाथ सेट हो जाएगा। अगर आपको ये दुश्वारी आती है, मुझे अभी इस वक्त इल्म नहीं है कि जो लेटेस्ट कंपोज़र सेटअप है वो ये काम ऑटोमेटिकली करता है कि नहीं। अगर वो नहीं करता तो आपको इस तरीके से उसको सेट करना होगा। मेरे पास चूँकि ऑलरेडी सेट है, काम कर रहा है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं एक मरतबा चेक कर लूँ कि अच्छा, ये मैं एडिट नहीं कर सकता। ओके, मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद करता हूँ। तो हम शुरू करते हैं एक अपना प्रोजेक्ट जिसमें मैं कंपोज़र की मदद से लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर। पहले तो मैं ये फ़ैसला करता हूँ कि मैंने कौन सी लाइब्रेरी है जो अपने प्रोजेक्ट के अंदर लेकर आनी है। ये बात ज़हन में रखें, एक वेबसाइट है पैकेजिस्ट, जिसके अंदर पैकेजिस्ट की वेबसाइट पे आप जाएंगे, जिसके अंदर पीएचपी की तमाम लाइब्रेरीज़ इंक्लूड हैं। आप वहाँ सर्च कर सकते हैं और सिर्फ वही लाइब्रेरीज़ आप कंपोज़र के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ऐसा करता हूँ, एक पीएचपी की बहुत फेमस लाइब्रेरी है कार्बन, जो डेट एंड टाइम को मैनेज करने के लिए बहुत आसान कर देती। मेरा ख़्याल में पीएचपी के अंदर डेट एंड टाइम को इस्तेमाल करने के लिए इससे बेहतरीन लाइब्रेरी और कोई नहीं है मेरी नज़रों में। मैं उस लाइब्रेरी को सर्च करता हूँ, कार्बन। ये उसका रिज़ल्ट आ गया जी, ये पहला रिज़ल्ट है नेस्टबॉट कार्बन। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये पहली कमांड है कंपोज़र रिक्वायर, आगे उस लाइब्रेरी का नाम। ये कमांड मैंने कॉपी कर ली। अब जहाँ मेरा प्रोजेक्ट है मैं उस फोल्डर में आता हूँ। कोड विद शकील आपने मेरी आखिरी वीडियो में देखा होगा
कि मैंने ये डोमेन अपने लोकल इन्वायरमेंट में सेट किया था। ये मेरा पाथ है। इसको मैं पहले कमांड प्रॉम्प्ट में इस पाथ को ओपन करूँगा। इसके अंदर इस वक्त सिर्फ एक index.php ही अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं मेरे ये PHP एडिटर में कि इसके अंदर मैंने ये लाइंस लिखी थी। मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूँ। यहाँ पे cmd टाइप किया, ये ओपन हो गया। जो कमांड मैंने कॉपी की थी वो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। ये कंपोज़र का इंस्टॉलर चल रहा है, ये डाउनलोड कर रहा है वो लाइब्रेरी। मीनवाइल जब ये काम हो रहा है, आप ये देख सकते हैं यहाँ फोल्डर्स में एक वेंडर की लाइब्रेरी बन गई। इस वेंडर की लाइब्रेरी के अंदर नेस्बोट, इसी तरह आप जोन सी भी लाइब्रेरी आप कंपोज़र की मदद से इंस्टॉल करते जाएंगे वो इस वेंडर के अंदर आती जाएंगी और एक फ़ाइल बन जाएगी autoload.php। आपने अपनी PHP फ़ाइल के अंदर सिर्फ इस फ़ाइल को इंक्लूड करना है, आपकी तमाम लाइब्रेरीज़ आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। ये इतना सिंपल है। ये देखें, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। मैं अपनी PHP एडिटर में जाता हूँ, इसी index.php के अंदर। यहाँ पे मैं बाकी के कोड्स डिलीट करके मैं सिर्फ इतना करूँगा, इंक्लूड वेंडर का फोल्डर, वेंडर के फोल्डर के अंदर पड़ी हुई ऑटो लोड, वेंडर की स्पेलिंग गलत हो गए, autoload.php। जस्ट मैंने इतना करना है, दैट्स ऑल। मेरी कार्बन की लाइब्रेरी जो है वो, या जो उनसी भी लाइब्रेरी मैंने कंपोज़र की मदद से इंस्टॉल की है वो यहाँ पे आ गई। हम वापस जाते हैं और इस लाइब्रेरी के पेज पे आते हैं। यहाँ पे अगर उन्होंने कोई एग्जांपल दी है तो मैं सेम एग्जांपल्स अपने PHP स्क्रिप्ट्स में इस्तेमाल करता हूँ। यूज़, उस लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए PHP का नेम स्पेस सिस्टम होता है। printf, सेम मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ ये 2-4 लाइंस, ये सारी लाइंस हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ तक और अपने PHP स्क्रिप्ट का हिस्सा बना लेते हैं। अब मैं अपने इस ब्राउज़र में जो मैंने डोमेन बनाया था codewithshakil.pk, इसको ओपन करता हूँ। ये देखें जी, ये सारा रिज़ल्ट। अच्छा, इसको मैं अलग अलग लाइन पे लाने के लिए इन तमाम के दरमियान लाइन ब्रेक डाल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। मज़ीद और नीचे कोई चीज़ इको नहीं हो रही, ये बाद में हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये देखें, पहला रिज़ल्ट था राइट नाउ इज़ कार्बन नाउ टू डेट टाइम स्ट्रिंग। जो उस मौजूदा वक्त और टाइम था वो उसने शो करवा दिया यूजिंग कार्बन लाइब्रेरी। ये कार्बन लाइब्रेरी इतनी अच्छी है, ये देखें, इसमें उन्होंने शो करवाया है टुमारो, कार्बन का ऑब्जेक्ट स्टैटिकली कॉल हुआ है। नाउ यानी मौजूदा वक्त, उसमें एक दिन ऐड कर दें और फिर उसको इस टुमारो को इको करें। ये देखें इसका रिज़ल्ट, टुमारो यानी आने वाला दिन। आज 21 नवंबर है, 21 अक्टूबर है, कल का दिन वो बता रहा है, एक दिन ऐड किया। अच्छा, सब वीक यानी एक हफ्ता पीछे चले जाएं और ये वेरिएबल लास्ट वीक में शो किया। मैं पहले लाइन ब्रेक लगाता हूँ, फिर मैं लास्ट वीक को इको करता हूँ। तो ये देखें, आज चूँकि 21 है, 21 में से 7 दिन निकाल लें तो 14, 14-10, एक हफ्ते पहले का टाइम उसने शो करवा दिया। इसी तरह नेक्स्ट समर ओलंपिक्स, उसके लिए उसने क्या किया कि कार्बन का एक ऑब्जेक्ट बनाया 2016 का और उसमें साल ऐड किए 4। अच्छा, इसका रिज़ल्ट देखते हैं। 2016 में 4 साल ऐड करें तो 2020 बनता है। लेट्स सी क्या रिज़ल्ट आता है। इससे पहले लाइन ब्रेक करवाना नहीं भूलेंगे हम। रिफ़्रेश, ये देखें जी। अच्छा, इधर सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाते वक्त 2016 दिया था, महीना तारीख दिन नहीं दिया था। जो इस वक्त मौजूदा टाइम वक्त चल रहा है 2016 में उसने वो ऐड किया और उसमें 4 साल ऐड किए तो वो 2020 हो गया। बाकी महीना और दिन और टाइम मौजूदा चल गया, सब कुछ हुआ गया। तो ये इतनी पावरफुल लाइब्रेरी है, इसकी मदद से बहुत सारे मैंने काम किए हैं। इस लाइब्रेरी की मदद से मैं आपको अपना एग्जांपल एक अपनी तरफ से लिख के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कार्बन मौजूदा वक्त
इसमें ऐसा करें कि ऐड वीक, एक महीना ऐड कर लें और उस महीने का जो स्टार्ट ऑफ डे है वो मुझे शो करवा दें, इको और लाइन ब्रेक। उसके बाद अब सबसे ऊपर मेरा रिज़ल्ट आएगा, ये देखें जी। स्टार्ट ऑफ डे का मतलब यही है कि आज तारीख़ है 21, उसमें एक वीक ऐड किया यानी 7 दिन ऐड किए तो 28 तारीख़ बन गई। फिर मैंने कहा स्टार्ट ऑफ डे रात 12 बजे शुरू होता है, या यूँ कह लीजिए चलें, मैं कहता हूँ जो मौजूदा वक्त है उसका स्टार्ट ऑफ वीक, हफ्ते का आगाज़ कहाँ से होता है। इको करता हूँ, आज हफ्ते का दिन है और आज 21 तारीख़ है। जो हफ्ता स्टार्ट होता है वो होता है पीर वाले दिन से, मंडे से, तो 16 को मंडे है। अच्छा, इसको मैं मज़ीद मैं चाहता हूँ कि हफ्ते का दिन भी मुझे नज़र आ जाए कि इस 16 तारीख़ को क्या बनता है, तो मैं इसको फॉर्मेट भी कर सकता हूँ। और फॉर्मेट के लिए जस्ट फॉर्मेट लगाना है और मैं कहता हूँ कि दिन, महीना, साल, घंटे, मिनट एंड वीक डे के लिए मुझे, हाँ जी, कैपिटल डी ये शो होगा। अब रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए 16 अक्टूबर 2023 और स्टार्ट ऑफ वीक रात 12 बजे, मंडे का दिन, ये मैंने कर दिया, शो करवा दिया। इससे आप मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, इसमें इस फॉर्मेट के बजाय मैं इसको, अगर सिर्फ मैं इसको कमेंट, इसकी कॉपी लेके इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं सिर्फ इतना कह दूँ डिफरेंट फॉर ह्यूमंस। अब देखिए 5 दिन अगो, या मैं इसको मज़ीद मैं कहता हूँ 9 में आप ऐड करो या सब करो, निकालो मिनट्स, हम्म, 50 और उसको ह्यूमन रीड के लिए डिस्प्ले करवा दो। तो ये देखें 50 मिनट्स अगो। इसी तरह जो भी आप डिफरेंस देंगे आप ऐसा करें कि सब वीक्स 2, रिफ्रेश 2 वीक्स अगो। तो जो डे टाइम है आप उसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। आपने इस तरह का टाइम फॉर्मेट अक्सर देखा होगा यूट्यूब पे, 5 मिनट्स अगो, 3 मिनट्स अगो वगैरह वगैरह। तो वो इस तरह की लाइब्रेरी की मदद से आप, ये तो एक एग्जांपल हो गई कार्बन की। मैं आपको एक एग्जांपल और हम कोई ऐसा करते हैं कि लाइब्रेरी पैकेजिस्ट में जाके ब्राउज़ पे देखते हैं। इसके साथ ही मैं एक लाइब्रेरी का और इजाफ़ा करता हूँ, कोई अच्छी लाइब्रेरी हो जो आ रही हो। हाँ, ऐसा करते हैं कि स्ट्रिंग के हवाले से कोई लाइब्रेरी देखते हैं। सिम्फनी स्ट्रिंग, सिम्फनी प्रॉपर्टी एक्सेस, ट्रांसलेटर डॉट, नहीं, स्ट्रिंग के हवाले से कोई अच्छी लाइब्रेरी जिसमें हम स्ट्रिंग को मुख्तलिफ़ शक्लें दे सकते हों, कोई अच्छी लाइब्रेरी इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही। स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ट्विग एक्सटेंशन, नो। PHP 2 स्ट्रिंग नहीं जी। ये मैंने एक लाइब्रेरी, अभी वीडियो पॉज करके एक लाइब्रेरी सर्च की है, स्ट्रिंगी, ताकि आपका टाइम बच सके, इसलिए मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं रखी। अच्छा, ये एक स्ट्रिंगी लाइब्रेरी है, ये मैंने सर्च किया। हम इसके अंदर आते हैं और ये स्ट्रिंग के साथ आप डिफरेंट काम कर सकते हैं इस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते हुए। मैं पहले ऐसा करता हूँ कि इस लाइब्रेरी को कॉपी करके इंस्टॉल करता हूँ सेम जगह पे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगी मुझे अपने प्रोजेक्ट PHP प्रोजेक्ट के अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही autoload.php को इंक्लूड करवा चुका हूँ। इसका मतलब है कि अब जितनी भी हम कंपोज़र के थ्रू जितनी भी लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करेंगे वो हमारे प्रोजेक्ट का ऑटोमेटिक हिस्सा बनती जाएंगी। जी, ये इंस्टॉल हो गई है। मैं अब कोड्स के अंदर इन कोड्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, कार्बन को। अब एक वक्त में वैसे हम दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सिर्फ कार्बन की एक एग्जांपल अपने सामने रखता हूँ, ये वाली। उसके बाद हम स्ट्रिंगी के
पेज पर आते हैं। ये वो फंक्शंस और मेथड हैं जो आप स्ट्रिंगी लाइब्रेरी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपेंड, एट, इज़ सीरियलाइज, यानी एक स्ट्रिंग आपके पास आती है तो आपने ये चेक करना है कि क्या वो सीरियलाइज्ड फॉर्मेट में है कि नहीं है। इज़ लोअर केस, इज़ अपर केस। आपने देखा होगा कि अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट करने का फंक्शन तो है पीएचपी में, मगर आपने डिटेक्ट करना है कि क्या स्ट्रिंग हमारी लोअर केस में है या अपर केस में है, वो नहीं है। वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये देखें, इसकी एग्जांपल ही ले लेते हैं हम लोग। और भी बहुत कुछ है। इज़ बेस 64, इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये उन्होंने बताया हुआ है। एस का एक उन्होंने मेथड या फंक्शन बना के दे दिया है। एस, मैं एक स्ट्रिंग इसके अंदर लिखता हूँ एनीथिंग, और चेक करना है इज़ लोअर केस, क्या ये लोअर केस में है। मैं इसको प्रिंट अंडरस्कोर आर में इसलिए शो करूँगा कि अगर मैं इसको इको करूँगा तो ये फॉल्स होने की सूरत में कुछ शो नहीं करवाती। इसको चेक करते हैं, ये देखें। जी, ये एस ने इसलिए काम नहीं किया। मैं थोड़ा सा नीचे गया, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखी। उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी इस लाइब्रेरी को इस तरह से यूज़ करवाएं। टॉप पे मैं ये कॉपी करता हूँ और टॉप पे इसको यूज़ कर लिया। उसके बाद अब ये उन्होंने मेथड बताया हुआ है कि आप इस तरह से या तो ये रिक्वायर के थ्रू कर लें या फिर अदरवाइज़ दूसरा मेथड जो पुराना पीएचपी का कंपोज़र के बगैर है उस फाइल को इंक्लूड करें। उसके बाद वो कहते हैं कि आप इस तरह से यूज़ करें एस, और फिर आप एस को इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं भी यही तरीका इस्तेमाल करता हूँ। एस कॉलन कॉलन क्रिएट, ये देखें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो गया। एनीथिंग वही काम करते हैं। इज़ लोअर केस। अब मैं अगर इसको इको करवाऊँ तो इसका जो रिज़ल्ट आप देखेंगे, बहुत सारे फंक्शन। ओके, ये काम नहीं कर रहे, इसका मतलब है एक्चुअली अगर आप इसकी डिपेंडेंसीज़ में जाके देखें, इसकी रिक्वायरमेंट में जाके देखें, तो ये पीएचपी के पुराने वर्जन में लिखी गई है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है पीएचपी 5.4, जबकि मैं जो पीएचपी इस्तेमाल कर रहा हूँ वो पीएचपी 8 है, 8.1 है। तो बहुत सारे फंक्शन जो इस पीएचपी 4, यानी ये लाइब्रेरी पीएचपी 4 में लिखी गई है, 5.4 में लिखी गई है। तो बहुत सारे फंक्शन इस वक्त पीएचपी 5.4 के हैं, वो ख़त्म हो गए हैं, डेप्रीशिएट हो गए हैं। आप ये एरर्स में देख सकते हैं। खैर, हमारा इस वीडियो का मकसद भी ये था कि आप डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को अपने प्रोजेक्ट में कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने स्ट्रिंगीफाई के यही सारे काम लेने हैं तो आप एक बार जहन में रखें, कोई लाइब्रेरी इस्तेमाल करने लगें तो उसकी रिक्वायरमेंट्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या हैं रिक्वायरमेंट्स। मैं बैक करता हूँ तो स्ट्रिंगीफाई की जो और दूसरी कोई लाइब्रेरी है हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन लाइब्रेरी विद मल्टी बाइट सपोर्ट। जी, ये भी तकरीबन उसी तरह का काम करेगी और इसकी रिक्वायरमेंट PHP 7 और हायर है, तो मैं ये लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, वो जो पहले लाइब्रेरी मैंने इंक्लूड की थी, हम तरीका ये भी देख लेते हैं कि उसको ख़त्म कैसे करना है। ये देखें, जो पहले मैंने कमांड इस्तेमाल की थी कंपोज़र रिक्वायर और लाइब्रेरी का नाम, आप इसकी जगह कंपोज़र रिमूव और उसी लाइब्रेरी का नाम, वो लाइब्रेरी आपकी प्रोजेक्ट से ख़त्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। अब मैं इस लाइब्रेरी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे कमांड पेस्ट करता हूँ। मीनवाइल मैं इसके कोड्स ख़त्म कर लेता हूँ और इस लाइब्रेरी का यूजेज हम देखते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में। उन्होंने कहा है पहले आप, अच्छा ये भी तकरीबन वैसे ही कोड, ऐसे लग रहा है कि ये उसी लाइब्रेरी का लेटेस्ट वर्जन है। कंपोज़र रिक्वायर से इसको इंस्टॉल करें, उसके बाद यूज़ ऐसे करें। जी, वही चीज़, और इन्होंने भी यही काम। ओके, मैं फिर वही काम करता हूँ। अभी शायद इंस्टॉल, हाँ जी हो गई। अच्छा, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंस्टॉल की हैं। ओके, मैं बल्कि यही कोड उठाता हूँ, इसमें थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ। इज़ लोअर केस इको करता हूँ और मैं एनीथिंग
जो मैं पहले लिख रहा था वो लिखता हूँ। अब इस कोड्स को रन करते हैं। देखिए इको ने कुछ भी रिज़ल्ट नहीं दिया, इस वजह से मैंने यहाँ पर प्रिंट आर का इस्तेमाल किया था। जी, प्रिंट आर भी जो है चूँकि ये फॉल्स या वो रिटर्न करे, ट्रू तो ये शो नहीं करता। हम एक और फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल डंप। इसको चेक करते हैं तो ये देखें इसने आंसर दिया है बूल फॉल्स, बूलियन में रिज़ल्ट आया है। हालांकि ये सारी लोअर केस है। मैं स्पेस ख़त्म करके देखता हूँ, रिफ़्रेश। अब इसने कहा ट्रू, क्योंकि वो स्पेस थी बीच में, तो वो स्पेस एक नॉन अल्फ़ाबेटिक करैक्टर है, यानी ना वो ABC में नहीं आता, तो इस वजह से उसके आने से इसने इसको फॉल्स कहा। लोअर केस ये स्ट्रिंग नहीं बनती, हालांकि होना तो ये चाहिए कि उसके समेत इसको देना चाहिए, बस इनकी कोडिंग उन्होंने चेक नहीं लगाया। अगर मैं इसे कहता हूँ इज़ अपर केस, रिफ़्रेश करता हूँ, फॉल्स, क्योंकि डेफिनेटली ये अपर केस नहीं है। अगर मैं इसमें अपर केस में सारा स्ट्रिंग लिखता हूँ तो ये देखें पाकिस्तान मैंने एक लिखा, रिफ़्रेश करते हैं तो ये ट्रू आ रहा है, मीन्स के अपर केस। इसी तरह इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं। इसको काउंट करके शो कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हैं, और बहुत सारी इसके अंदर फीचर्स हैं। आफ्टर, एट, फॉर्मेट, फर्स्ट, इनकोड, आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पेज पर देख सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे। वो फिर आप अगर इसकी ज़रूरत हुई तो हम इसके मुतालिक फिर कभी वीडियो बना लेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।